हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है पौड़ी गढ़वाल जनपद। और पौड़ी गढ़वाल जनपद से संबंधित आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। यदि आपने इससे पहले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में आज हम देखेंगे पौड़ी जनपद के प्रमुख व्यक्ति और प्रमुख महत्वपूर्ण पॉइंट। तो आइए शुरू करते हैं। पौड़ी जनपद के प्रमुख व्यक्ति, यदि हम प्रमुख व्यक्ति की बात करते हैं, सबसे पहला आता है इसमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभी जानते हैं कि जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली था, ये 2/18 गढ़वाल सेना थी, उसका उन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था। क्या किया था, नेतृत्व किया था उन्होंने। और इन्हें पेशावर कांड का महानायक कहा जाता। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली क्या कहा जाता है, पेशावर कांड का महानायक भी कहा जाता है। जो इनका जन्म वे 25 दिसंबर 1891 पौड़ी में होता। कब होता, 1891 में पौड़ी में होता। और निधन कब होता, 1979 में इनका निधन होता, जब यूकेडी की स्थापना की जाती है। यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल 25 जुलाई 1979 में यूकेडी की उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की जाती है। उसी समय इनका क्या होता है भाई, निधन हो जाता है, याद रखना आप लोगों को। और 3 सितंबर 1914 को ये पहली बार सेना में भर्ती होते हैं, 1914 में। और सभी को पता है 1914 से लेकर 1918 के मध्य क्या चलता है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। प्रथम विश्व युद्ध चलता है यहाँ तक, 1914 में स्टार्ट हो जाता है और 18 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चलता है। और 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्हें फ्रांस भेजा जाता है। आप लोगों से सीधा ही प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को कहाँ पर भेजा जाता है, तो कहाँ भेजा जाता है ना, फ्रांस भेजा जाता है। 1917 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली अंग्रेजों की ओर से, किसकी ओर से, अंग्रेजों की ओर से मेसोपोटामिया का युद्ध लड़ते हैं। मेसोपोटामिया का ही युद्ध लड़ते हैं। यदि आप लोगों से पूछा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली अंग्रेजों की ओर से मेसोपोटामिया का युद्ध कब लड़ते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 1917 में। फिर 1918 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली बगदाद की लड़ाई लड़ते हैं। बगदाद की लड़ाई लड़ते हैं। यदि आपसे पूछेगा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने बगदाद की लड़ाई कब लड़ी, तो 1918 में बगदाद की लड़ाई लड़ते हैं। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड होता है। यदि आपसे पूछा जाए पेशावर कांड कब हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड होता है। जो कैप्टन होते हैं उस समय रिकेट्स, ये क्या करते हैं, अफगानों या पठानों पर गोली चलाने का आदेश देते हैं। गोली चलाने का आदेश देते हैं। उसी समय जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली होते हैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ये बोलते हैं सीज फायर, के सीज फायर यानी कि सभी जो फायर यानी कि गोली आपको नहीं चलानी है, गोली चलानी रोक दो, और हम नियत अफगानों पर गोली नहीं चलाएंगे। जब इनसे पूछा जाता है, रिकेट्स पूछता है कि भाई तुमने सीज फायर का नारा क्यों लगा, तुमने गोली चलाने के लिए इनकार क्यों कर दिया, तो ये बोलते हैं कि जो अफगान ने हमारे भाई हैं, ठीक है, और हम इन नियत अफगानों पर गोली बिल्कुल भी नहीं चलाने के, हम फौज में भर्ती अपने ही व्यक्तियों को मारने के लिए नहीं हुए हैं, हम दुश्मनों को मारने के लिए फौज में भर्ती हुए हैं, अपने दोस्तों और अपने भाइयों को मारने के लिए हम फौज में भर्ती नहीं होते हैं। और इसी कारण इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला जाता है। राजद्रोह का इन पर मुकदमा चला जाता है। राजद्रोह का मुकदमा चलता है इन पर, और इन्हें 14 साल की सजा मिलती है। कितने साल की, 14 साल की इन्हें सजा मिलती है। लेकिन ये 11 साल 3 माह 18 दिन की न सजा काटकर ये 1941 में रिहा होते हैं, क्योंकि 1930 में
1930 माना सजा बोली जाती है। 1930 माने क्या बोलती है? सजा बोलती है। और 11 साल ये रहते हैं, तो 30 और 11 कितना हो जाएगा? 41। तो 41 में रिहा हो जाते हैं। और इनकी जो केस होता है, इनका क्या है, केस जो होता है उसकी जो पैरवी है, पैरवी वे करते हैं बैरिस्टर मुकंदीलाल, बैरिस्टर मुकंदीलाल। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली था उनके केस की पैरवी किसने की है? तो बैरिस्टर मुकंदीलाल ने केस की पैरवी की है। इनके केस की पैरवी बैरिस्टर मुकंदीलाल ने की थी। नेक्स्ट आता 1930 में। 1930 में इन्हें 14 साल की कारावास के लिए, 14 साल की कारावास के लिए एपटा जेल में भेज दिया जाता है। 26 सितंबर 1991 को ये रिहा होते हैं। और 23 अप्रैल को चंद्र सिंह गढ़वाली स्मृति में, इनकी याद में क्रांति दिवस मनाया जाता है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में क्रांति दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और 23 अप्रैल 1994 को इनके नाम पर डाक टिकट जारी किया जाता है। यदि आपको पूछा जाए कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर डाक टिकट कब जारी किया गया, तो 23 अप्रैल 1994 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो कब जारी किया गया? 1994 में। नेक्स्ट आता 1 जून 2002 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर पर्यटन स्वरोजगार योजना शुरू की जाती है। हृदय पूछ जाएगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई है? 2002 में। नेक्स्ट प्रमुख व्यक्ति है हेमवती नंदन बहुगुणा। हेमवती नंदन बहुगुणा जिनकी जन्म की बात करते हैं तो 25 अप्रैल 1919 को बुधाड़ी में गांव में इनका जन्म होता है। और इनका निधन की भी बात करते हैं तो 17 मार्च 1989 में अमेरिका में इनका क्या होता है? निधन हो जाता है। हेमवती नंदन बहुगुणा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब चलता है तो इस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि हेमवती नंदन बहुगुणा ने किस आंदोलन में भाग लिया, तो 1942 में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन चलता है जो भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भाग लेते हैं। और 1952 में पहली बार विधानसभा सदस्य चुने जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि हेमवती नंदन बहुगुणा विधानसभा सदस्य कब बने, तो 1952 में। 1952 में विधानसभा सदस्य बनते हैं। नेक्स्ट 8 नवंबर 1973 को ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। तभी गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। तो आप लोगों से पूछा जाए गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कभी? 1973 में, जब ये मुख्यमंत्री बनते हैं संयुक्त प्रांत। उस समय जो उत्तराखंड होता है वो उत्तर प्रदेश का ही, उत्तर प्रदेश में होता है सम्मिलित, क्योंकि संयुक्त प्रांत का रहता है उस समय। और 1977 में ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनते हैं। पेट्रोलियम एवं उर्वरक मंत्री बनते हैं 1970 में। 1970 में क्या करते हैं? इनके कांग्रेस, पहले तो ये कांग्रेस पार्टी में होते हैं और कांग्रेस पार्टी से चुनाव भी जीतते हैं, लेकिन इनके मतभेद हो जाते हैं। मतभेद होने के कारण ये क्या करते हैं? एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी का गठन करते हैं। यदि पूछे जाए आप लोगों से कि हेमवती नंदन बहुगुणा ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कब किया? 1970 में पार्टी का गठन करते हैं। और पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होता है। और उस समय जो प्रधानमंत्री बनते हैं 1970 में बनते हैं मोरारजी देसाई, जो सबसे बुजुर्ग आदमी होते हैं मोरारजी देसाई, ये उस समय प्रधानमंत्री बनते हैं। और 1970 में शाह आयोग लेकर आते हैं, शाह आयोग की स्थापना करते हैं। और शाह आयोग का एक उद्देश्य होता है कि जो 1975 में जो पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं इंदिरा गांधी जी, वे जो आपातकाल लगाती है
उसकी जांच करना, उसकी क्या करना, जांच करना। और इंदिरा गांधी को बुलाया जाता है और उससे बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं इसमें। लेकिन जो इंदिरा गांधी होती है वो एक भी प्रश्न का जवाब नहीं देती कि तुमने आपातकाल क्यों लगाया, क्या कारण रहे, इन चीजों का कोई भी जवाब नहीं देती। लेकिन जो ये सरकार थी 1970 की गैर कांग्रेसी, इनका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता, जिस कारण से ये सरकार जल्दी ही गिर जाती है, लोगों का ना उसे विश्वास उठ जाता। और 1984 में पुनः इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है और 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। इंदिरा गांधी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जो अमृतसर कांड होता है ना, अमृतसर, उसके कारण जो पंजाबी होते हैं उससे नाराज हो जाते हैं, जिस कारण इंदिरा गांधी को गोली मार दी जाती है। फिर 1984 में चुनाव किए जाते हैं संजय गांधी द्वारा, संजय गांधी। और जब संजय गांधी चुनाव कराते हैं तो उस समय ये जो होते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा 1984 में चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। और इनके जो अपोजिट होते हैं वो होते हैं अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। तो उस समय पहली बार अमिताभ बच्चन राजनीति में आते हैं, वो भी संजय गांधी के कहने पर, क्योंकि अमिताभ बच्चन और संजय गांधी के अच्छे संबंध होते हैं। अमिताभ बच्चन और ये अमिताभ बच्चन से चुनाव हार जाते हैं, चुनाव क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। 1984 का ये चुनाव क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। और अमिताभ इस चुनाव में क्या होते हैं, जीत जाते हैं। 1979 में केंद्रीय वित्त मंत्री बनते हैं, क्योंकि गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और ये भी गैर कांग्रेसी में शामिल हो जाते हैं, कांग्रेस को छोड़ देते हैं, तो इसलिए क्या बनते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री बनते हैं 1979 में। नेक्स्ट देखते हैं 1989 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर, क्योंकि उस समय 1989 में जो हेमवती नंदन बहुगुणा इनकी मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये बीमारी होती है, बीमारी के कारण अमेरिका महीना एडमिट करा जाता है हॉस्पिटल में, इनकी कहीं सर्जरी की जाती है, कहीं सर्जरी के बाद भी इनकी क्या होता है, निधन हो जाता है। इसलिए जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद में ये गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं 1973 में, और उसका नाम बदलकर इन्हीं के नाम पर रखा जाता है। 1989 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कर दिया जाता है, क्योंकि जब इनकी मृत्यु होगी तो इसलिए इनकी याद में उसका नाम बदल जाएगा हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी। और आज तक हम यही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रमुख व्यक्ति आता हमारा तिलोत्तमा, जिनका नाम तिलोत्तमा देवी, जिनका नाम क्या है, तिलोत्तमा देवी है। और जिनके जन्म की बात करते हैं तो 1661 में का जन्म होता है। कब होता है, 1661 में का जन्म होता है बुराड़ कोड़ी गढ़वाल। और इनके पिता का नाम होता है भूप सिंह, माता का नाम होता है मैनावती, क्या होता है, मैनावती नाम होता है। और तिलोत्तमा को गढ़वाल की झांसी की रानी भी कहते हैं, झांसी की रानी। यदि आपसे पूछेगा गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा तिलोत्तमा। तिलोत्तमा को गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है, और तिलोत्तमा को ही गढ़वाल की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। तो आप लोगों को दोनों ही पॉइंट याद रखने, गढ़वाल की झांसी की रानी और गढ़वाल की लक्ष्मीबाई तिलोत्तमा को कहा जाता है। तिलोत्तमा की घोड़ी का नाम बिंदुली था, क्या था, बिंदुली था उसकी घोड़ी का नाम। नेक्स्ट आता कत्तूरी शासक धामदेव खैरागढ़ किले पर आक्रमण करते हैं, और यह जो किला होता है गढ़वाल सीमा के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, जो गढ़वाल नरेश होते हैं उस समय, गढ़वाल नरेश, ये खैरागढ़ किले की जिम्मेदारी और संरक्षण, ये जो खैरागढ़ किला इसका जो संरक्षण करेंगे वो तिलोत्तमा की जो पिता है भूप सिंह को सौंप दी जाती है। सौंप दी जाती है भूप सिंह को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। और भूप सिंह धामदेव के साथ में क्या करता है, खैरागढ़ किले पर जब आक्रमण किया जाता है तो इस युद्ध में सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे लड़ाई होती है, और इस लड़ाई में इस युद्ध में भूप सिंह और इसके दो भाई भगतू प्लस
पथवा, ये दोनों ही रणभूमि शहीद हो जाते हैं, रणभूमि में शहीद हो जाते हैं। फिर 15 से 20 वर्ष की आयु में जो तेली रोतली होती है, ये लगभग 7 युद्ध लड़ लेती है। जब तक कितने 7 युद्ध। तो पूरे विश्व की तेली रोतली एक ऐसी महिला जो 15 से 20 वर्ष तक 7 युद्ध क्या कर लेती है, लड़ लेती है, ऐसी वीरांगना है। और ये अपने भाई और पिता की मौत का बदला क्या करती है, ले लेती है। पूर्वी नयार नदी में स्नान करते समय, जब ये पूर्वी नयार नदी में स्नान करी थी तो उस समय क्या होता, रामू राजगर नाम का एक कत्तूरी सैनिक पीछे से आकर इसको आक्रमण करता और इसकी हत्या कर देता, और इस प्रकार इसकी मृत्यु हो जाती है। इसे मार देता धोखे से। जब सामने से नहीं मारेगा किसी को तो व्यक्ति धोखे का ही प्रयोग करते हैं, तो धोखे से ही मारते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है, भर को क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। 1 अप्रैल 2014 से तेलु रोतोली विशेष पेंशन योजना की क्या की जाती है, शुरुआत की जाती है। और ये जो पेंशन दी जाती है 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष, 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति को दी जाती है। और इसमें 1000 रुपये प्रति माह दी जाती है, 1000 रुपये प्रति माह इसमें दे जाते हैं। और ये उन व्यक्ति को दी जाती है जो कृषि कार्य से जुड़े होते हैं और ये दिव्यांग होते हैं। क्या होते हैं, दिव्यांग। लगभग 20 से 80% तक जो व्यक्ति दिव्यांग होते हैं उन्हें 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक ये पेंशन मिलती है। और 60 वर्ष के बाद ये पेंशन मिलनी बंद हो जाती है, क्योंकि 60 वर्ष के बाद व्यक्ति को वृद्धा पेंशन दी जाती है। फिर इस पेंशन से वो बाहर हो जाए और सिर्फ वृद्धा पेंशन मिलती है। तो याद रखना अच्छी तरीके से आप लोग। फिर तेलु रोतोली पुरस्कार की शुरुआत की जाती है 2006 में। इन्हीं के नाम से तेलु रोतोली पुरस्कार दिया जाता है। उत्कर्ष कार्य के लिए जो भी अच्छे काम करता है उन्हें तेलु रोतोली पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट प्रमुख व्यक्ति है टिंचरी माई या इच्छागिरी माई। इनका जो जन्म 1917 में होता है, थेलीसेन पौड़ी में होता है। और इनके निधन की बात करते हैं तो 17 जून 1993 में इनका क्या होता है, निधन हो जाता है। इन्हें ठुगली देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो यही पूछा जाएगा किसे ठुगली देवी के नाम से जाना जाता है, तो टिंचरी माई, ठुगली देवी व टिंचरी माई के नाम से भी जाना जाता है। जबकि इनका वास्तविक नाम दीपा नौटियाल है। इनका वास्तविक नाम क्या है, दीपा नौटियाल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता, ये क्या करती है, जितने भी पाखंडी बाबा होते हैं, साधु होते हैं, उनके खिलाफ ये मोर्चा चलाती है और उत्तराखंड में शराब बिक्री पर भी प्रतिबंध लगवाती है। यानी कि नशा मुक्ति आंदोलन भी चलाती है। यदि आपसे पूछे जाए नशा मुक्ति आंदोलन किसने चला, तो आपका आंसर हो जाएगा टिंचरी माई। या पाखंडी साधु या बाबाओं के खिलाफ मोर्चे की शुरुआत किसने की, टिंचरी माई। नेक्स्ट हमारा अनिल प्रकाश जोशी। अनिल प्रकाश जोशी ये एक पर्यावरणविद और समाज सेविक है। इनका जन्म पौड़ी जनपद के कोटद्वार में हुआ। ये क्या करते हैं 1979 में अनिल जोशी हैस्को की स्थापना करते हैं। आप लोगों से सीधा पूछ लेता है हैस्को की स्थापना किसने की, हैस्को की स्थापना किसने की, तो अनिल जोशी ने कब की, 1979 में। कब की, 1979 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोगों को नोट रखना है। हैस्को की स्थापना 1979 में। अनिल जोशी ने गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया। आप लोगों से पूछा जाएगा गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, अनिल जोशी ने। गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, अनिल जोशी ने। ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के लिए अनिल जोशी को जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आप लोगों से पूछा जाएगा उत्तराखंड का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह अनिल जोशी। और किस क्षेत्र में, इन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुप्रयोग किया, इसीलिए ना जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2006 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है और वर्ष 2020 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट प्रमुख व्यक्ति है शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल, इनकी जन्म की बात करते हैं तो 12 नवंबर 1912 को इनका जन्म होता है पौड़ी गढ़वाल जनपद में। निधन होता है 24 नवंबर 1999 में इनका निधन होता है।
और यहाँ से सिर्फ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यही प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है। शिव प्रसाद डबराल को इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि किस व्यक्ति को इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद डबराल। और हिंदी में पूछ लिया जाएगा आप लोगों से, हिंदी में बोल जाता उत्तराखंड का ज्ञानकोश, ज्ञानकोश या विश्वकोश, विश्वकोश किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का ज्ञानकोश या विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो शिव प्रसाद डबराल। ये हिंदी में बोला जाता है, अंग्रेजी में बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, हिंदी बोलते हैं उत्तराखंड का ज्ञानकोश या उत्तराखंड का विश्वकोश। तो यदि आप लोगों से हिंदी में पूछ ले जाए तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना, आप लोगों का आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद डबराल। इनका उपनाम चारण, आप लोगों से पूछ लिया किस व्यक्ति को चारण के नाम से जानते हैं, तो शिव प्रसाद डबराल। और इनकी कर्मस्थलीय डुगड्डा। नेक्स्ट आता हर्षवंती बिष्ट। हर्षवंती बिष्ट ये पर्वतारोही है, क्या है? पर्वतारोही। आप लोगों से सीधा पूछ लिया जाएगा हर्षवंती बिष्ट क्या है, तो एक पर्वतारोही है। और 1981 में ये नंदा देवी पर्वता का सफल आरोहण करती है, यानी कि उसको 1981 में ये फतेह हासिल कर लेती है। और 1981 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यदि पूछा जाए अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1981 में। और हर्षवंती बिष्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए 2010 में CCI ग्रीन अवार्ड से, ग्रीन अवार्ड, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। यदि पूछा जाए कि CCI ग्रीन अवार्ड कब मिला है? 2010 में मिला। किस चीज के लिए मिला? पर्यावरण संरक्षण के लिए। नेक्स्ट पौड़ी गढ़वाल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, सात खून माप। सात खून माप नामक खेल गेंदी मेले को कहा जाता है, गेंदी मेले को कहा जाता है। आप लोगों को सीधा पूछ लिया जाएगा सात खून माप किस खेल को कहा जाता है या किस मेले को कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा गेंदी मेले को कहा जाता है। रामगंगा परियोजना ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और 198 मेगावाट की परियोजना। कितने की? 198 मेगावाट की परियोजना है। और एशिया का दूसरे सबसे ऊंचाई पर स्थित सांची स्टेडियम पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। खिरसू पौड़ी गढ़वाल में प्रदूषण मुक्त एवं शांत एक पर्यटक स्थल है। एक बार फिर से, खिरसू पौड़ी गढ़वाल के अंदर प्रदूषण मुक्त और शांत पर्यटक स्थल है। स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड कोट द्वार को कहा जाता है। आप लोगों को सीधा सीधा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आप लोगों का जरूर एग्जाम में देखने मिलता है। स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है कोट द्वार को। स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है कोट द्वार को। देवप्रयाग टिहरी को पौड़ी से जोड़ देगा। किससे जोड़ देगा? पौड़ी से। टिहरी को पौड़ी से कब जोड़ेगा? आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो टिहरी है उसे पौड़ी से कब जोड़ेगा? पुल के माध्यम से। तो 2001 में जोड़ेगा। कब जोड़ेगा? 2001 में इसे जोड़ दिया जाता है। पौड़ी जिले के पर्वतीय भागों में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिला, जिस दिन भी आओ उस दिन गलत होगा बच्चों। पौड़ी जिले के पर्वतीय भागों में जो पर्वतीय भाग है उसमें राठी नामक जनजाति पाई जाती है। कौन सी? राठी नामक जनजाति पाई जाती है। आप लोगों से पूछा जाएगा पौड़ी जिले के पर्वतीय भागों में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है? राठी नामक जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट आता जयानंद भारती। जयानंद भारती ने राज्य के प्रथम जागर महाविद्यालय की स्थापना श्रीनगर में की है। यदि आपसे पूछा जाए कि जागर महाविद्यालय की स्थापना किसने की है, तो आपका आंसर हो जाएगा जयानंद भारती। यदि पूछा जाए कहाँ की है, तो पौड़ी के श्रीनगर में की गई। नेक्स्ट वुमेन फॉरेन सोसाइटी की स्थापना 1890 में की गई। कब की गई? 1890 में। क्वेश्चन भी बनेगा वुमेन फॉरेन सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1890 में की गई। नेक्स्ट अजीत डोभाल।
जो अजीत डोभाल है वे पौड़ी जनपद के रहने वाले हैं और 2014 से ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ये जो प्रधानमंत्री भारत के वर्तमान में उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है और भारतीय जासूस भी है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।